अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? थैंक यू अजीज। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तबीयत में है मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा? चलें सर, आ जाएं। सबसे पहले ना मुझे एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा कि सर पास होना, फेल होना, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत सारे हद तक मुकद्दर की होती हैं। तो मेन चीज़ होती है ना कि जो बच्चा फेल होने के बाद खड़ा हो जाए और ये डिटर्मिनेशन हो कि अब निकाल दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये चीज़ें सर आपको देखें पढ़ाई के दौरान ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार करती हैं। जिस आदमी की विल पावर स्ट्रांग हो जाती है ना सर, वो आदमी छा जाता है ज़िंदगी में। मैं आपको एग्जांपल दूं, चलिए अपनी पर्सनल, मेरी अम्मी अब्बू दोनों की तबीयत पिछले दिनों ख़राब हुई। अब मेरे अब्बू की माशाल्लाह ना विल पावर बहुत स्ट्रांग है यार। मतलब मेरा अब्बू इतनी स्ट्रांग है, मेरा अब्बू बोलते हैं भाई, मतलब हम कभी ना कि अब्बू आपकी तबीयत खराब है पकड़ने, बोलते हैं डोंट लेट माई कॉन्फिडेंस डाउन। बिल्कुल तबीयत खराब, बोला बाइक तो मैं ही चलाऊंगा। भाई ने कहा मैं चला लेता हूँ। अब्बू ने कहा बाइक तो तुझे पीछे बैठना है, तू बैठ जा। क्यों सर? विल पावर। अब्बू की विल पावर माशाल्लाह स्ट्रांग। तो मैंने देखा कि अब्बू माशाल्लाह बीमार भी होते हैं ना तो अब्बू अगले दिन सेट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना तो दूसरे तीसरे दिन सर। दूसरी तरफ ना मेरी अम्मी माशाल्लाह, वो अम्मी जो है ना थोड़ी सी डरती ज़्यादा, जैसे यूजुअली हमारी अम्माएँ होती हैं ना, कभी बच्चों से, तो अम्मी की रिकवरी में टाइम लग जाता है। तो सर अपनी विल पावर स्ट्रांग करें। याद रखें सर, फेल होना बुरी बात नहीं होती सर, मुझसे सीखें। मेरा सीए फाइनल का ऑडिट चौथी दफ़ा में निकला, 3 दफ़ा फेल हुआ। अरे भाई 1 दफ़ा तो खाली ऑडिट का पेपर दिया, वो भी रुक गया। अब कैन यू इमेजिन कि एक बंदा ऑडिट में इतना फेल हुआ, सब हुआ है ना सर। तो सर घबराना नहीं होता फेलियर के बाद, अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है। जिंदगी में अगर आप मोटिवेटेड हैं तो सर यकीन माने आप कुछ भी फतह कर लेंगे। हाँ, गलतियां आइडेंटिफाई करनी होती हैं। अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। सर देखें, प्रैक्टिकल की कहानी अलग है और थ्योरी की कहानी अलग है। जो बच्चे मुझसे अभी कंपनी लॉ ले रहे हैं सही है, और जो इंशाल्लाह आगे भी जब लेंगे तो उनको पता है कि सर मैं हर दूसरी तीसरी क्लास में आप लोगों से सवाल कोई ना कोई ड्राफ्ट करवा रहा होता हूँ, लिखवा रहा होता हूँ। क्योंकि सर वजह पता है क्या, हमारा बच्चा प्रैक्टिकल पेपर में तो देखो स्टेप से मार्क्स उठा लेता है। थ्योरी के अभी मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा कि बच्चा कहाँ मसला करता है, उसको क्या इश्यूज आते हैं, ताकि जो है आप हजरात को अंदाज़ा भी हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो सर घबराना नहीं है। अच्छा, थ्योरी का हमारा पढ़ने का स्टाइल ये होता है कि सर ये इसी तरह का प्रोजेक्टेड होता है, इसी के ऊपर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, चीज़ें नोट भी करा रहा होता हूँ। पढ़ाता मैं हूँ माइंड मैप से। सर ये माइंड मैप्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? नहीं तो मैं बता देता हूँ सर। माइंड मैप्स हर चैप्टर की, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट स्टडी की तरफ हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन सब चीज़ों पे आने से पहले ना मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ कि रिलेटेड टू थ्योरी। तो ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को अभी स्क्रीन भी नज़र आने लगेगी और आप चाहें तो डायरेक्ट उसको उस पर भी देख सकते हैं, और तुम लोगों को भी भाई नज़र आएगी। वाई पीपल फेल इन थ्योरी। पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे सर क्यों फेल होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए आज की पहली क्लास में। फिर हम आएंगे कि भाई इसमें कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आ जाए सर, आ जाए। आपको क्या लगता है लोग क्यों फेल होते हैं थ्योरी में भाई? तुक्का बताएं भाई, तुक्का। देखो तुक्के लगाना सीख जाओ जिंदगी में। क्यों फेल होते हैं? हाँ, रिटेंशन इशू। रट्टा नहीं लगता सर, जिंदगी में सब याद रह जाता है ना। खवातीन को सारी बर्थडे सब दोस्तों की है ना याद रह जाती हैं। शादी होगी तो इनको निकाह एनिवर्सरी, एंगेजमेंट एनिवर्सरी सब याद रहेगी। यहाँ पर मसला हो जाता है ना सर। फिर लड़कों को तो वैसे भी याद नहीं होती, सही है, लड़कों को वैसे भी याद नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो जो मर्द हजरात होते हैं ना वो बहुत बोरिंग होते हैं। क्यों बोरिंग होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जितने भी हमारे लड़के हैं ना ये सारे बैठे हुए हैं, तो सर मर्द हमेशा ना गोल ओरिएंटेड होता है, वो जर्नी इंजॉय नहीं करता।
एग्जाम्पल दूं, कहीं पिकनिक पे जा रहे होंगे ना, इनको होता है यार बस जल्दी से जगह पे पहुंच जाए, डुबकी लगा दें फार्म हाउस पे, स्विमिंग पूल में। ये जितनी भी तुम पिक्चर्स देखते हो ना, खवातीन इस प्लस्तर की पिक्चर्स डाल दी हैं, सब कुछ डाल दी, उनके लिए पिकनिक पे जाना एक इवेंट होता है, इनके लिए डुबकी लगाना। शादी में जाते हैं, यकीन मानो शादी के अंदर इनका पर्पस होता है एक खाना खाना। और हम नेचुरली, हम मर्दों के साथ होता है, चार दोस्त साथ बैठा था, यार तू एक काम कर, मैं ना मीठा पकड़ लाऊं, तू फ्राइड पकड़, तू सालन वालन ले आ, सही है, तू कोल्ड ड्रिंक ले आ, ये सारी ये प्लानिंग हो रही होती है, ये बस प्लानिंग। और खवातीन शादी आई है, 3 हफ्ते बाद खानदान में दावत, कपड़े क्या बनाए, क्या तैयारी, ये वो है ना, वो पूरी जर्नी इंजॉय करती हैं। और मर्द हजरात सिर्फ गोल, भाई ये अच्छा हो गया, शादी में क्यों जा रहे हैं, खाना खाने तो जा रहे हैं, है ना। उनका मकसद होता है शादी में खाना खाने जाना, खत्म, फुल स्टॉप, सही है। इनको पता होता है यार कजन वजन से मिल लिए तो मिल लिए, क्या है, नहीं भी मिले तो कोई मसला नहीं, लड़कियों कजनों से मिलना है, तैयारी करनी, ये सब। तो ये चीज दिमाग में रखो। तो सर खैर, तो खवातीन के लिए है कि देखें, आपको वैसे बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, अगर किसी से खुदा ना खासा कोई गलती हो जाए तो वो आपको बरसों भी याद रहती है। इस पे अब आएंगे, इसको कैसे रिटेंशन कैसे से करें समझाऊंगा। दूसरा सर क्या मसला होता है सर, जज्बात का इजहार, ड्राफ्टिंग इशू। और तीसरा मसला क्या होता है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। एक चौथा मसला भी है, पूछो क्या। देखिए वैसे बताऊं, थ्योरी में बच्चा पैनिक कम होता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल, कम होता है। हाँ, अगर कुछ नहीं आ रहा तो हो जाता है। पता है चौथा क्या मसला होता है, लास्ट डेज रिवीजन। अब इसको मैं रिटेंशन इशू से काफी हद तक वो भी है, कनेक्टेड भी है, बट आए सर अब मैं आपको बताता हूं कि सर देखें, ये 4 मेजर इश्यूज हैं किसमें, थ्योरी में। अब हाउ टू डील विद देम भाई, देखो पहले बता तो हो कि फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कैसे डील करना है। सर डिटेंशन को कैसे फेल वो होना चाहिए, हम कैसे कैटर करें, और उसका एक आसान तरीका होता है। क्या आसान तरीका होता है कि यार हमें पता हो कौन सा टॉपिक थ्योरी में आएगा और कौन सा प्रैक्टिकल में आएगा। किसको याद, जैसे एग्जांपल देता हूं, जिन बच्चों ने पहले कंपनी को शायद पढ़ा हो, मतलब जो मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे भी 2 चैप्टर हो गए। सर कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, कोई 16-18 है। अब बच्चा उसका रट्टा मार रहा होता है, मैंने कहा क्यों मार रहा है, बोले सर पेपर में आ गया। तो मैंने कहा तुझे पता है 10 साल में एक बार आता है। अबे भाई 10 साल में एक दफा आता है ना। तो मैं स्टूडेंट था, मैं क्या करता था, आप यकीन माने सर, जब मैं स्टूडेंट था ना तो थ्योरी तो मैं यूं निकालता था। हाँ, ऑडिट टाइप की थ्योरी मेरी फंस जाती थी, सही है, वरना थ्योरी में क्यों सर इसलिए निकाला कि सर मैं ना बाइफरकेट कर लेता था, यार ये कितनी दफा आया है, अरे भाई ये तो 10 साल में एक मर्तबा आया है। अब जब जो चीज 10 साल में एक मर्तबा आ रही है, मैंने कहा उसको याद तो नहीं करूंगा। हाँ, आखिरी दिन लिख देता था कि इसको 2 दफा पढ़ लेना है, पेपर में आगे तो कुछ ना कुछ लिख लेंगे। अब आप अपने एफर्ट्स यार लगा रहे हैं किसमें, रिटेंशन में। मैंने बच्चों को टेक्स्ट पढ़ाया नहीं, बट मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि उसमें एक मनहूस थ्योरी है, रिटर्न असेसमेंट अपील। तो याद करते जाओ, भूलते जाओ, याद करता हूँ। मैं अपने जब पढ़ रहा था ना, हमारे टाइम पे भी थी, मैंने बता ये तो याद ही नहीं हो रही है भाई। मैंने कहा भाड़ में जा, आखिरी दिन एक दफा पढ़ लूंगा। आखिरी दिन के लिए मैंने रख दिए मंडे को, उस टाइम पे पहला पेपर होता था टैक्स का। मैंने कहा 1 घंटा इस थ्योरी में से जितना रिटेन रहा पेपर में, यार आई तो कर लिया, नहीं आया ना तो कुछ। मैंने कहा 10 नंबर का सवाल आएगा ना तो 3-4 तो उठा ही लूंगा, बाकी से खेल लूंगा, 90 में से बाकी में से 47 ले आऊंगा। इसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट सर, ये डिसीजन मेकिंग, ये स्मार्ट स्टडी है कि सर आपको टॉपिक्स के हवाले से पता हो। सर इन दोनों का मैं आपको हल बताऊं ना, आपको पता है मैंने अपने बच्चों को साफ अभी एक बात कही है, खबरदार जो अभी किसी ने कंपनी लगा रट्टा मार, पिछले टाइम में भी जो बच्चे पढ़ के गए, जो माशाल्लाह पास हो गए, हम सबको कहा खबरदार जो किसी ने अभी से रट्टा मारा, अभी से तुझे क्या करना है, समझना है, केस स्टडी सॉल्व करना है। सर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इधर रुके, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए सर, जो बच्चे साथ पढ़ रहे उनको तो अंदाजा है ही है। तो सर हमारा बच्चा जो है ना घबराता बहुत है, डरता बहुत है, उसको लगता है कि भाई जिंदगी में जो है ना मसाइल बहुत है। जबकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सीए आसान है, तुम लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि सीए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, यकीन मानो मुझे तो इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल लगती थी भाई। अब सर देखें, ये माइंड मैप्स हैं जिससे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं, सही है सर।
ये भी मेरे नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से मैंने उठाया। बट सर मैंने कहा यार ये पूरे स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से बने हुए, और ये कुल मिला के सर पता है कितने पेजेस हैं? ये कुल मिला के जो है हमारे पास अगर आप पेजेस देखें तो 10 है। 10 पेजेस में तेरा पूरा कंपनी लॉ है। मेरा तरीका क्या होता है, मैं यहाँ से तुम लोगों को पढ़ाता हूँ पहले समरी में पूरा चैप्टर, फिर हम स्टडी टेक्स्ट से वही चीज़ पढ़ते हैं, उसके साथ पास्ट पेपर्स भी कवर हो जाते हैं, उसके साथ पास्ट पेपर्स भी कवर होने लगते हैं, और जब सर वो हो जाता है तो हम जिंदगी में फिर खुशहाल हो जाते हैं, चीज़ों को अच्छे से कवर करने लगते हैं। सही है सर? तो अब ये जो माइंड मैप्स है ना सर, मैंने आपको बताया सर, इन माइंड मैप्स के अंदर मैं लिखवाने बच्चे को जाता हूं कि ये मैं लिखता जाता हूं साथ साथ बच्चों को हमारे कि भाई ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को पता चले जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको याद करना है, जो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना अच्छे से। सर तो इस तरीके से ये होगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए लॉ में डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए कि एंड में हैंड आउट आपको मिल जाता है कि यार देखो ये डेट्स हैं, तो सर ये पढ़ने का तरीका है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर ये हम इस तरीके से पढ़ेंगे। आ जाए तो रिटेंशन और लास्ट डे रिवीजन के लिए अगर मैं आपको इसका हल बताने के लिए जाऊं तो सर इसका हल ये है कि हम इन दोनों के लिए क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई कर देंगे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। क्लियर है मेरा बच्चा? अब आगे आते हैं सर, ड्राफ्टिंग इशू के लिए हम क्या करेंगे और रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा एक बात याद रखना, थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है सर? एक मिनट रुक जाए, अजान हो रही है, अजान का ब्रेक ले लेते हैं। चलें सर आ जाएं, हो गई खत्म, ये हो रही है अभी। चलिए सर आ जाए। अब आते हैं सर ये ड्राफ्टिंग, और उसके लिए देखिए थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ा मसला है जो कि प्रैक्टिकल के साथ नहीं है। मैं हमेशा एक काम करता हूं कि सर जब पेपर वीक होता है ना, तो सर उस वीक के अंदर मैं जो है पेपर से मतलब एक तो हम क्विज वीक रखते हैं इसका, जैसे FR1 FR2 का मैं रखता हूँ सर। इसके बाद ना एक पासिंग क्लास में रखता हूँ। पासिंग क्लास में सर क्या होता है, पिछली अटेम्प्ट का पूरा पेपर हम सॉल्व करते हैं। पूरा पेपर पिछली अटेम्प्ट का हम सॉल्व कर रहे होते हैं बैठ करके मिल करके साथ। अब सर मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं 2 अटेम्प्ट्स का। सर पिछली से पिछली अटेम्प्ट में 60 नंबर की थ्योरी थी और 40 नंबर के केस स्टडीज थे। सर जब हमने सॉल्व किया ना पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करते हैं बच्चों, सर आप यकीन माने 60 में से 70% क्लास ने 80% क्लास ने उस पासिंग क्लास में से 60 में से 40 नंबर ले लिए थे थ्योरी में, क्योंकि मैं कहता हूँ पहले थ्योरी को टारगेट करो। और सर बाकी जब 40 में से केस स्टडी में से कितने नंबर लेने, 10 नंबर लेने थे। तो आप याद रखें जिस 80% ने 60 में से 40 ले लिए थे थ्योरी पोर्शन में, सर उनमें से सिर्फ 50% बच्चे मजीद 40 में से 10 ले पाए। क्यों सर? ये मसला है थ्योरी के साथ। सर रिक्वायरमेंट अगर तुमने गलत समझ ली, वो जो पूछ रहा है वो तुमने नहीं लिखा, तो सर स्ट्रेट 0। देखो प्रैक्टिकल में ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, थ्योरी में अगर तुमने केस स्टडी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या कर ली, गलत उठा ली, तो भाई तू चाहे जितना भी अच्छा आंसर लिख ले, उसने तुझसे पूछा था मीटिंग्स के बारे में, तूने अकाउंट्स के बारे में लिख दिया, तो स्ट्रेट 0 बगैर सोचे समझे बोलेगा वाह मेरे मजे, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना कॉपी चेक करने के, आंसर चेक करने के, वो स्ट्रेट क्या दे देगा, 0। तो सर ये बात दिमाग में बिठानी है कि भाई रिक्वायरमेंट, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ पासिंग क्लास जब पास पेपर करते हैं तो हमें पता, उसमें मैं इंपॉर्टेंट सवालात मार्क करवाता हूँ कि भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल की रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, इसको तुम लोगों ने अच्छे से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो यहां तक हम क्लियर है सर? पक्की बात है। तो सर याद रखें ये जो चीज है ना, जो उसके मैंने आपको बताया सर, ये जो ड्राफ्टिंग वाली चीजें, ड्राफ्टिंग इशू एंड रिक्वायरमेंट, सर इसके लिए हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। क्लास प्रैक्टिस मतलब क्लास के अंदर मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा कि भाई जज्बात का इजहार कैसे करना है। सर याद रखें
जज्बात का इजहार करना मुश्किल चीज़ नहीं है, तुम्हें लिखना आ जाए। बिजनेस लॉ किस किस का पास है माशाल्लाह, तो बस सही सर माशा तुम लोगों को मेजॉरिटी बड़ा आराम से लिख सकते हो। बस बिजनेस लॉ देखो यहाँ पर एक फ़र्क है, बिजनेस लॉ जो होता है ना सर उसके अंदर जजमेंटल चीज़ें होती हैं। लॉ में एक चीज़ आप बताएं कि इसने ये कर दिया, उसके साथ उसने आप बताएं कॉन्ट्रैक्ट का खिलाफ वर्जी की नहीं की, क्या क्या जजमेंट कहीं ना कहीं आ गई। जजमेंट्स कैन वेरी, यहाँ पर जजमेंटल चीज़ें नहीं होंगी। केस स्टडी में बोलेगा भाई नई कंपनी बनानी है, ये मसला है, अब तू बता कि इसका सल्यूशन क्या है। बट तरीक़ाकार अगर तुमने लॉ लिखना सीखा हुआ है कि पहले मसल जो है लॉ बताना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है अप्लाई। और यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला जो एग्जामिनर भैया को आता है, जो कि हम अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाने लगे हैं सर, वो क्या मसला है आ जाए वो मसला हम आपको बताते हैं, जो कि एग्जामिनर भैया को भी आता है, आप हजरात भी कर देते हैं। वो ये है कि हमारा प्यारा प्यारा बच्चा पूरा आंसर नहीं लिख रहा होता। क्या मतलब सर पूरा आंसर नहीं लिखता है? सर हमारा बच्चा जो है आधी अधूरी, देखें ये प्रेसिडेंट साहब हैं, आजकल बहुत सारे बच्चों की दुआएं ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि सर डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारी जो ने मसाइल डाले हुए हैं। कितने लोगों ने सर ये एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते भी हैं पेपरों के? सर याद रखें वो मेहनत से बनाता है यार, खुदारा पढ़ लिया करो। सर देख लें इस दफ़ा रिजल्ट पता है कंपनी लोगों को कितने परसेंट आए हैं? 43। पिछली दफ़ा कितना था? और ग्रुप बी में सबसे आसान पेपर है ये पास करना, ग्रुप बी में सबसे आसान, इसके बाद एमएफए है, उसके बाद FAR2 और फिर उसके बाद ऑडिट है। सही है सर? तो याद रखें ग्रुप बी में सबसे आसान। अब आ जाए सर इसके जो जर्नल कमेंट्स पे मैं आऊं ना, द मेन रीजन फॉर द इम्प्रूव रिजल्ट्स आर MCQs एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन। However, the results could have been further improved if examinees had performed better by applying relevant knowledge of the law to the scenario-based question. Poor performance observed with questions 4, 5 and 6. अब आ जाओ सर एक और चीज तुम्हें बताऊं, इससे पहले वाली अटेम्प्ट ऑटम 22 34, the current result of 34% is much better than previous session result of 22%. Main reason for the improvement is good performance in MCQs and knowledge based question. Results could have been better if the examiners had applied relevant knowledge of the law to the scenario based question. फिर आते हैं, अब आगे आते हैं सर, इसके बाद तो कह रहा है बिजनेस लॉ की बात है। अब तो मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा जो कि मैं कहता हूँ सर ये मैं क्यों इसको कह रहा हूँ कि पास करने के लिहाज से सबसे आसान है। सर कंटेंट का मैं सिलेबस जो तुम्हारा बिजनेस लॉ था ना, समझो उसका भी ये 60 to 70% है, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी क्या चीज़ है सर इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी सर ग्रेड, इसकी ग्रेड आई के भैया ने इस कदर खूबसूरत बना दी। ग्रेड पता है तुम्हें कहाँ होती है? स्कोप ऑफ सिलेबस के अंदर। सही है सर? जब तुम आए स्प्रिंग 24 के लिए उसने ग्रेड बता दी। अब आ जाओ सर ग्रेड भी तो जरूरी है ना, हमें पता हो, जांच पड़ताल हो। कितने लोगों ने सर ग्रेड देख के गए थे पेपर में? ग्रेड जरूरी है भाई, जो जिन्होंने पेपर दिया हुआ है सर ग्रेड है तुम लोग देखते ही नहीं हो, अल्लाह माफ करे। आई के बोलता है इज इट अ जोक टू यू? अब सर आ जाए, अगर आप ये गौर से देखें ना सर, इसकी ग्रेड में क्यों कह रहा हूं कि सर आसान है बाकियों के मुकाबले में। 1 मिनट इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि फिर हम खोल भी लें अपने पास और मैं इसको अंडरलाइन भी कर लूँ। हमारा बच्चा सर एक तो डरता बहुत है, डरपोक हो गया मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। डर देखो CA में ना आए ना तो डरो तो बिल्कुल नहीं। क्यों डरोगे भाई किसी से तुम लोग? और ये पेपर तो मैं बता दूं सर मेजॉरिटी बच्चा मुस्कुराते हुए, पिछली दफ़ा का मैंने अगर अपना रिजल्ट देखा है ना तो अभी तक सर अब तक तो 75% रिजल्ट तो माशाल्लाह आ चुका है। और जो 1-2 बच्चा फेल हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही था कि सर बच्चा है ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा हल्का भी ले लेता है। इतना भी हल्का नहीं लेना कि भाई तू बोले कि वो क्लासें लेना छोड़ दी सर खुद कर लूँगा। और मैं आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊँ, इसमें कौन सा बच्चा मेजॉरिटी ज़्यादा फेल होता है? सर यूजुअली इसके अंदर जो बच्चा फेल हो रहा है ना वो हो रहा है ए लेवल्स वाला। क्यों? ए लेवल्स वाले को लगता है कि यार इससे तो मुश्किल चीज़ें मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। कितने लोग हुए हैं यहाँ पे ए लेवल्स वाला बैठा हुआ? सर ए लेवल्स वाले ना बोलते हैं हम ऐसे रिकॉर्डिंग पे हैं, ये वो हम पढ़ चुके हैं।
वो क्लास लेना छोड़ देते हैं, बोलते सर बहुत आसान है, तो यूँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं, और ये यूँ होता नहीं है ना सर। तो आ जाए आप सर, अगर आप इसकी ग्रेड देखें ना, तो सर ये जो 2 चैप्टर है ना, बच्चे को यही बातें तो नहीं पता, ये कुल मिला के स्टडी टेक्स्ट के 3 चैप्टर हैं। और इसमें से अगर आप इसके आप देखें ना सर कि वेटेज कम से कम कितने मार्क्स पूछेगा और मैक्सिमम, तो यकीन मानो, और ये इनमें से मेजॉरिटी, अगर ये 30 का आता है ना, तो सर उसमें से 22 तक नंबर आपके आ जाते हैं थ्योरी बेस्ड, 8 नंबर का क्या आता है सिनेरियो बेस्ड। तो सर अगर आपने 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना, तो आपने पेपर के लिए पास होने के लिए आधे नंबर है। बच्चों के ना इसमें से तो 30 में से 25 भी उठा लेगा ना, तो बाकी 70 में से कितने उठाने, 25। तुमने आधे नंबर पास होने के लिए उठा लिए, अगर तो तुमने यहां तक सही कर लिया। बच्चा हमारा इतना चीता, इतना अच्छा है कि सर इन चीजों को भी सही से नहीं करता, गधे की तरह। मैं खुदा के वास्ते में, देखो मैं बार बार कहता हूं, अभी से कोई कुछ याद नहीं करेगा, अभी सिर्फ क्या लेनी है, क्लास और केस स्टडी और ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस। रट्टे वाला काम पता है कब होता है? देखो स्मार्ट स्टडी के बच्चे स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, तो आए सर अगर मैं इसमें स्मार्ट स्टडी बताऊं ना इन थ्योरी, सर स्मार्ट स्टडी का तकाजा ये है, और जो कि मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ, तो इस बात को तुम लोगों ने सबने सुना है। सर देखें, आप कोई ना कोई कॉम्बो कोई भी दे रहे हो, इसमें एक प्रैक्टिकल पेपर भी होगा, एक थ्योरी पेपर भी होगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ आसान और सबसे हल ये होता है, जो बच्चों को, जिन बच्चों ने मुझसे FAR 1 पढ़ा है या पहले, तो सर सबसे पहले पेपर के आखिरी महीने में आपने टारगेट करना है शुरू के 15 दिन, बहुत हुआ तो 20 दिन में प्रैक्टिकल पोर्शन को साइड में करो। मैं ऐसा कहता था ना कि सर FAR 1 को साइड में कर दें पहले, उसका क्विज वीक भी मैं लगा देता हूँ शुरू के दिनों में, लेकर के भाई तू किस में हो जा, साइड में। सर आखिरी के जो 10-12 दिन होते हैं ना, ये रखो थ्योरी को याद करने में। अगर तुम्हारे थ्योरी के पेपर 2 हैं, ऑडिट भी है, कंपनी लॉ भी है, तो सर उस केस के अंदर तुम्हें शायद ये 10-12 दिन को 15 से 18 दिन। देखो थ्योरी में करना क्या होगा सर, तुम्हें प्रैक्टिकल पोर्शन केस स्टडी सब दिमाग में लिख करके सॉल्व करने में, वो सब तुम्हारा पहले हो जाना चाहिए। जो प्योर में लिखवाऊंगा ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्योर थ्योरी वाली चीज़ है ना सर, उसको आपने कब करना है, आखिरी के 10 दिन 15 दिन, उस टाइम पे इनको याद करो। क्योंकि सर देखो मसला क्या है, अभी से याद करोगे ना भूलते जाओगे, अभी से याद करोगे तो सर याद भी क्या करना है सर, याद जो तुम्हें करना है ना सर, मैं वही कहता हूं जिन बच्चों ने अब तक चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, सर ये जो माइंड मैप्स है ना सर, इन माइंड मैप्स के अंदर स्टडी टेक्स्ट की एडिशंस करो, तुम्हें याद इनको करना है, लिखना अपने अल्फाज में। देखो दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी ये है CA की इनफैक्ट, कि अगर तुझे अपने अल्फाज में लिखने आ गया। अब लिखेंगे कैसे सर अपने अल्फाज में? बहुत आसान है, नॉर्मल इंग्लिश तुम सबको आती है, बस लॉ कहता है कि भाई तू थोड़ा सा अल्फाज मेरे पकड़ ले। जैसे हम कहते हैं नॉट अलाउड, उसकी जगह लॉ कहता है वर्ड यूज कर प्रोहिबिटेड। तूने नॉट अलाउड की जगह क्या वर्ड यूज करना है? प्रोहिबिटेड। सही है। कैन बी अलाउड ऑन सर्टेन कंडीशंस, रिस्ट्रिक्टेड। ये वर्ड्स अगर तुम लोगों ने यूज करना सीख लिए तो सर अपने अल्फाज में करोगे, थ्योरी इंशाल्लाह मेरी गारंटी यूं निकलेगा अपने अल्फाज में। कभी कोई तुम्हें कहना कि यार लॉ अपने अल्फाज में नहीं निकलता, तो उसको कह देना नहीं भाई, किसने कह दिया कि अपने अल्फाज में नहीं निकलता। याद रखो लॉ वो वाहिद पेपर है कि अगर तुमने सही से इसको समझना शुरू किया अपने अल्फाज में निकल जाएगा। इसकी केस स्टडीज़ निस्बतन आसान है अगर रिक्वायरमेंट को समझना सीख जाओ। सर क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, प्रैक्टिकल वालों कोई सवाल? तो सर लिंक ड्राफ्टिंग हम क्लास में सीखेंगे, पासिंग क्लास में हो जाएगा। इसका एक पूरा क्विज वीक होगा जो कि मैं 15 तारीख के बाद ही रखता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम लोगों के पेपर है इंशाल्लाह मार्च में, तो आप समझें FAR 2 का जो मैं क्विज वीक रखूँगा वो रखूँगा शुरू के मतलब दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। 8 फरवरी से शुरू होकर वो आपको चलेगा 13-14 फरवरी तक। इसके बाद 16-17 से इसका क्विज वीक शुरू होगा। FAR 2 की पासिंग क्लास भी तुम्हारी हो जाएगी 18 तारीख को, 16-17-18 तारीख को पासिंग क्लास हो जाएगी, जिसमें हम पिछले टर्म का पूरा पेपर, इसकी पासिंग क्लास जो होगी सर वो मैं रखूंगा 25-26 तारीख को, जब तुम तैयारी कर करके आओगे मॉक इसका। फिर उसके बाद क्यों सर याद रखें, मेरा स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई थ्योरी कब होनी चाहिए? हमेशा एंड में।
थ्योरी एंड से पहले सर कि हम लाइव लें रिकॉर्डिंग लें, तो मेरा बच्चा तुम्हारे ऊपर है, मतलब लाइव भी ले सकते हो रिकॉर्डिंग भी। थ्योरी में यूजुअली बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चा रिकॉर्डिंग की तरफ जाता है, उसके पीछे उसको ये लगता है कि यार मैं बड़े आराम से, और मुझे देखो मैंने कहा मैं फितरत के करीब टीचर हूँ, मैं लंबी क्लासों पर यकीन नहीं रखता हूँ, प्रैक्टिकल में चल जाती है। थ्योरी की क्लास की हमारी ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 घंटा होगी, क्योंकि 1 घंटे बाद मैं पढ़ा के बोर हो जाता हूँ थ्योरी को, और तुम्हारी भी एफिशिएंसी डाउन होती है। हफ्ते में अभी 2 क्लासें हो रही हैं, इस हफ्ते भी 2 हैं, अगले भी 2, उसके बाद वाले हफ्ते से 3 क्लासें हो जाएंगी। सर इसका सिलेबस इंशाल्लाह हम 20 जनवरी तक ख़त्म कर लेंगे। कोई और सवाल है किसी का भाई तो मुझे बताएं, नौजवानों कोई और सवाल? पक्का बढ़े आगे? ऑनलाइन वालों बढ़ जाऊं आगे? क्लास में सर साथ साथ चलना है, हमें घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पास कराने की जो है जिम्मेदारी मेरी है। चलें सर, अब आते हैं सर, अब तक हम कितने चैप्टर कर चुके हैं? अब तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं इसके, सही है। हमारा सर फोकस एरिया ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं माइंड मैप का हैंड आउट, ये आपको इंशाल्लाह निमरा देवी देंगी। हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस अब आ रहे हैं सर चैप्टर नंबर 3 पे। ये आपको मैं बता दूं, ग्रिड के हिसाब से भी आपने देखना है चीज़ों को, वैसे भी देखना है, और स्मार्ट स्टडी से चीज़ों को कवर करना है। रीजन बिंग क्या है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं कहूँ ना, एक आके लिख लो ना, ये आपको हैंड आउट मिल जाएगा, अभी तो प्रोजेक्टर पे आपको इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। सर ये देखें, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 10 पेजेस हैं इसके, कुल मिला के अगर आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा तो ये 10 पेजेस हैं इसके। और सर ये जो 10 पेजेस है ना हमारे, ये 10 पेजेस आपको इंशाल्लाह पास करा देंगे। पिछले अटेम्प्ट में आपसे पहले वालों को भी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ एंड में रिवीजन जितना आसान कैसे होगा, जब थ्योरी बता दूंगा तो ये पता होगा मुझे 10 पेजेस को रिवाइज करना है आखिरी दिन, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को, इसमें से भी बताया हुआ कि यार ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तुम बड़े आराम से स्टडी टेक्स्ट के पेजेस हम रेफरेंस दे देंगे, तुम चीज़ों को बड़े आराम से इंशाल्लाह कर रहे होगे। क्या हम यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? पक्की बात है? यासिर एक काम करेगा, निमरा को जाके नीचे बोलेगा, बोल वो सर आसान कह रहे हैं माइंड मैप्स वाला हैंड आउट, किस किस के पास ये हैंड आउट नहीं है भाई? निमरा को बोल सर आसान कह रहे हैं माइंड मैप्स वाले हैंड आउट के 5 प्रिंट दे दें, ठीक है? चले सर आ जाए, अब तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं सर। ये जो 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, हाँ दूसरे की स्टडी टेक्स्ट का थोड़ा सा पोर्शन बाकी था ना, वो मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है कल, क्योंकि मैं समझा क्लास इन लोगों ने लगाई नहीं थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है, तो तुम लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही सर, अब आने तीसरे 2 चैप्टर जो होगा उनका क्या होगा सर? आप वापस कराएंगे? नहीं, वो आपको रिकॉर्डिंग में लेने पड़ेंगे, वो आपको देखिए सर। अब वो ज़माने के, किसी ज़माने में होता था रेगुलर रिफ्रेशर, अब 70% आवाम चल रही होती है रिकॉर्डिंग पे, तो अब जो चैप्टर हो गए वो आपको रिकॉर्डिंग पे लेने पड़ेंगे, पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये माइंड मैप मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, देखें इसमें हर चैप्टर का ना एक है, किसी चैप्टर के 2 पेजेस पे माइंड मैप जा रहे हैं। जैसे ये डायरेक्टर वाला चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका अगर आप माइंड मैप देखेंगे तो ये 2 पेजेस पे जा रहे हैं, ये आपको मिल भी जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। सही है सर? अब आ जाए सर, डायरेक्टर होता कौन है पहले मुझे बताओ। देखो तुक्के लगाना सीख जाओ, हु इज द डायरेक्टर? कौन होता है कंपनी के अंदर डायरेक्टर? कंपनी चला रहा है, सीईओ। डायरेक्टर कौन होता है? अगर 1 लाइन देखो, मैं जब तुम बताओ ना इंटरव्यूज के हम लेते हैं ना, तो अब हम कहते हैं 1 लाइन में एक्सप्लेन करो, हम ये देखना चाहते हैं बंदे की कितनी क्लैरिटी है। तो 1 लाइन में पूछूं या चंद अल्फाज में, कौन होता है डायरेक्टर्स? वो स्ट्रेटजी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स। कंपनी का कौन होते हैं सर? ये ब्रेन। कंपनी का कौन होते हैं? ब्रेन। तो सर डायरेक्टर्स अगर कोई हमसे 1 लाइन में पूछे तो हमें पता हो कि ये भैया डिसीजन मेकर्स एंड स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं। अगर ये हैं तो कंपनी है, अगर ये नहीं है तो कंपनी नहीं है। सही है सर? तो हमने कहा स्ट्रेटजी मेकर्स। अब आ जाए सर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में? 1 2। देखो ये किसी तरीके 1 एक डायरेक्टर किसके लिए होता है?
सर लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों ने अब तक लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिंगल मेंबर कंपनी। तो हमने कहा एक डायरेक्टर होता है सिंगल मेंबर कंपनी का। तो किसके होते हैं? प्राइवेट कंपनी के। कितने होते हैं सर? 2 मिनिमम। 3 पब्लिक अनलिस्टेड के कितने होते हैं? 3। और 4 किसके होते हैं भाई, जल्दी बता दो। पब्लिक लिस्टेड के सर कितने होते हैं? 7 डायरेक्टर। सॉरी, कितने होते हैं सर? 7 डायरेक्टर हो जाते हैं पब्लिक लिस्टेड के। यहां तक हम क्लियर है सर? अब ये चीज तुमने माइंड मैप के साथ ही लिख देनी है। मैंने कहा ना सर ये मेन डॉक्यूमेंट होगा। सर मैक्सिमम डायरेक्टर्स कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल्स के अंदर हम लिख देते हैं कि भैया मैक्सिमम डायरेक्टर्स इतने होते हैं, और ये बात भी डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। सही है सर? सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कोई एक तुक्का है? कितने जनरली कितने होते हैं किसी कंपनी के मैक्सिमम डायरेक्टर्स? बताओ भाई, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? ऑनलाइन वाले तुम बताओ जी। बेटा ग्रुप पे मिलेगी इब्राहिम, टेंशन ना लें। हाँ भाई, कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सर यूजुअली बड़ी से बड़ी, जैसे एंग्रो पाकिस्तान की अगर बात करूं तो मैंने सबसे ज्यादा डायरेक्टर्स एंग्रो के देखे 17 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं? 17। सर डायरेक्टर ज्यादा होना प्रेफर किया जाता है या कम, ये बताओ क्यों? सर याद रखें, आपको मैं एक बड़ी एक अच्छी केस स्टडी समझाऊं। अभी आप लोगों के लेवल की नहीं, बट मैं क्लास में प्रैक्टिकल बातें तुमसे डिस्कस करूंगा। सर यूनिलीवर जो है ना, डी लिस्ट हो गई थी। आपको पता है यूनिलीवर, अगर आप आज जाएंगे ना स्टॉक मार्केट में सर्च करेंगे, यूनिलीवर का शेयर्स नहीं मिलेगा। यूनिलीवर फूड्स का मिलेगा, यूनिलीवर पाकिस्तान का नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? सर लॉ में आज से कोई 15 साल पहले एक चेंज आया कि हर कंपनी का होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर वो आदमी होवे है जो के बाहर का बंदा, उसका कंपनी से कोई ताल्लुक ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको हमने बाहर के बंदे को लाओ। यूनिलीवर ने को ये बात लग गई। यूनिलीवर ने कहा भाई देखो हम मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। सर याद रखिए बड़ी कंपनियों में होता है। यूनिलीवर में सर हमारा एक सीनियर थे, मेरे फर्म में सीनियर थे, वो बच्चा बहुत गोल्डन बॉय था, सीए का गोल्ड मेडलिस्ट था। ए लेवल्स की भी सबसे बड़ी स्कूल, ए लेवल की सबसे बड़ी स्कूल कौन सी है? कराची में, कराची ग्रामर स्कूल, केजीएस। केजीएस का बच्चा, अब तो केजीएस के बच्चे ने यहाँ पे आना छोड़ दिया सीए में। वो बोलते हैं पैसा बहुत है, बाहर जाऊंगा, बाहर से कुछ पढ़ के आऊंगा। सही है? कराची ग्रामर स्कूल का वो बंदा सीए का गोल्ड मेडलिस्ट, और इस वक्त खैर अब उसने जॉब छोड़ दी है, और इस वक्त जो एक सीए का कॉलेज है, मैं नाम बोल रहा हूँ, सीडर या क्रेडो, उसका वो बंदा डायरेक्टर भी है। उसका नाम है खुर्रम जा, पता नहीं कोई तो मैं जानता हूँ। मेरे सीनियर थे, फर्ग्यूसन में भी सीनियर रहे, मुझसे कोई 2 साल सीनियर थे। यूनिलीवर में भी मेरे सीनियर थे। उनको पता है क्या पोस्ट दी हुई थी यूनिलीवर ने? BI स्पेशलिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। उनको महीने का बजट दिया जाता था कि खुर्रम ये 50,000 रुपए आपके पास हैं, अब आपको इससे क्या करना है? आपको इन 50,000 रुपए से कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन, तो किरण है, किरण को बोले माइंड मैप का हैंडआउट उसके पास होगा, वो करते हैं। कॉम्पिटिटर की इंटेलिजेंस आपको पता करनी है। फिर एक कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस क्या है मैं समझाता हूं आपको। सर एंग्रो, यूनिलीवर कहता था देखो यार कोई नई चीज मार्केट में अगर एंग्रो लेकर आ रहा है ना, किसी चीज पे काम कर रहा है, अब एंग्रो अगर उस चीज के ऊपर काम कर रहा है और हमें अगर पता चल जाए कोई आइसक्रीम का नया फ्लेवर लेकर आ रहे हैं एंग्रो, हमको अगर वो पहले से पता चल जाए ना कि यार ये आइसक्रीम आ रही है, तो हम उससे पहले वो चीज लॉन्च कर देंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाएगा। किसको मिलेगा? हमें। तो उस खुर्रम जा को पैसे दे देंगे, तुझे क्या करना है, तुझे एंग्रो से, तुझे रैकेट बैंकिजर से, तुझे पीएनजी से, उनके मार्केटिंग के लोगों से, उनके लोगों से ताल्लुकात बनाने, दोस्तियां करनी है, उनको पार्टियां कर।
उनसे इंफॉर्मेशन निकाल, और इंफॉर्मेशन निकाल करके हमें बता कि भाई ये क्या लाने वाले हैं। इसी तरीके से सर कोक के अंदर भी ये पोजीशन है। पेप्सी जो है ना, एक और केस बताऊं मैं आपको सर, ये जो 1.25 लीटर की पेप्सी ने कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, पेप्सी सुना होगा तुम लोगों ने, है ना सर। स्टोरी, हर क्लास में हमारा एक स्टोरी टाइम होता है, तो अभी मैं इस स्टोरी के साथ कवर करूंगा स्टोरी टाइम को। ये चीज़ तुम लोगों के फर्म के लिए भी रेलिवेंट है जब आगे जाओ। सर पेप्सी 1.25 लीटर की पहली दफ़ा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा था। पेप्सी ने कहा यार देखो 1.5 लीटर मिलती है, 2.25 होती है, 1.25 की तरफ हम जाएंगे, है ना। बट हम चाहते हैं कि ये हमें पता चल जाए, अगर कोक को पता चला कोक लेकर आ जाएगा तो पहली दफ़ा है ना, कुछ लोग होते हैं चलो भाई 1.25 वाली भी लेकर के देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी लग रही है ना, तो हम चाहते हैं वो एडवांटेज हमें मिले। पेप्सी बड़ी खामोशी से इसके ऊपर काम कर रहा था। आपके जैसा एक मासूम ऑडिटर, उस मासूम ऑडिटर को सर क्या हुआ, मस्ती हुई जैसे कि आपको माशाल्लाह अक्सर होती है ना सर। कहीं घूम रहा था, उसका ऑडिट था एक फर्म के पास जिसका नाम था हारून जकरिया, सही है। हारून जकरिया के पास था आपको जैसा एक मासूम ऑडिटर बच्चा। वो जा रहा था, उसने देख लिया 1.25 लीटर की ब्रांडिंग हो रही है, 1.25 लीटर के स्टिकर्स पड़े हैं। उस जवान ने फोटो खींची, अपने फेसबुक पे डाली, पेप्सी कोला इंटरनेशनल 1.75 लीटर लॉन्चिंग सून, हैशटैग पर्क्स ऑफ बीइंग एन ऑडिटर, हैशटैग पेप्सी कोला इंटरनेशनल। कर दिया उसने काम। अगले दिन, अच्छा उस तो मुझे क्या पता, मेरा दोस्त उस बच्चे को लीड कर रहा था, जॉब इंचार्ज था पेप्सी के ऑडिट पे। मेरे दोस्त को फ़ोन आया फर्म के पार्टनर का, बोला बेटा फौरन से रमज़ान चल रहे थे, सुबह 8 बजे ना तुम और ये जूनियर तुम्हारा दोनों जो है ना क्लाइंट पहुंचोगे। उसने कहा सही है भाई। बोला हम भी पहुंचेंगे। अब पार्टनर का फ़ोन है ना, बंदे की हालत टाइट, क्या 8 बजे सुबह बुला रहे हैं। मेरा दोस्त फर्म में गया, पार्टनर एक तरफ, जूनियर दोनों, वो मतलब मेरा दोस्त और एक जूनियर एक तरफ, और क्लाइंट की मैनेजमेंट। उस टाइम पे एक होते थे सिराज कासम तेली साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड, उनके पास पेप्सी का लाइसेंस था, वो बैठे हुए। और उन्होंने इतनी सुनाई है, इतनी सुनाई है। बोले यार तुम लोगों को हम पढ़ाते हैं ऑडिट में कॉन्फिडेंशियलिटी ये वो। मतलब पेप्सी कह रहा है कि हम सीक्रेटली ये चीज़ लॉन्च करना चाह रहे थे कि मार्केट में आ जाए, उसके बाद देखो ये करते क्या, ये बोलते हैं पहले मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचा दो, इम्तियाज में रखवा दो 1.25 लीटर की पेप्सी, उसके बाद उसके एडवर्टाइजमेंट भी चलाओ। बोला इस गधे ने तो पहले ही कर दिया, सही है। बोला कोक को अगर ये आइडिया पता चल गया तो क्या होगा। बोला इतना फर्ग्यूसन को सुनाया गया है, उसकी हारून जकरिया को सुनाया गया उस बेस पे, और उसी वक्त हारून जकरिया ने, मेरे दोस्त को तो नहीं, उसका तो कसूर नहीं था, जो जूनियर था ना, उसी वक्त उस बच्चे को टर्मिनेट किया। बोला अब आपको कल से, बोला हम आपको, वैसे वो भी पार्टनर्स का मैं कहता हूँ बड़ापन था, वो चाहते थे वो टर्मिनेट कर देते, उन्होंने बड़े पद में टर्मिनेट नहीं किया। उसको तो रिजाइन दे दे, क्योंकि अगर तुझे हमने टर्मिनेट कर दिया ना, वो भी इस रीजन के साथ, तो बेटा तुझे आगे कोई भी नहीं रखेगा। तो सर इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में डालना है कि खुदा ना खास्ता कोई क्लाइंट पे जा रहे हो, कोई कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे हो, तो यूनिलीवर ने सर कहा कि अगर एक बंदा इस अलग से बिठाना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं उस बात पे था। यूनिलीवर का हमें बिठाना ही नहीं, हम क्या करते हैं डीलिस्ट हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी, भाई डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग में बैठा है, उसमें डिसाइड हो रहा है कि नया चीज़ ये लॉन्च करनी है। बोला कल को किसी से मिला होगा तो हम क्या करेंगे, तो बोला हम चाहते हैं डायरेक्टर जितने भी होंगे ना वो हमारे होंगे। तो यूनिलीवर ने इस वजह से डीलिस्ट हो गए। तो याद रखें कंपनी ज्यादा डायरेक्टर रखने पे खुश नहीं होती। सही है सर, यहां तक हम क्लियर है, पक्की बात है। अब आ जाते हैं सर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर। साहब सुन लीजिएगा सर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये हमारा केस स्टडी के लिए पूछा जा सकता है। इसके ऊपर थ्योरी पे कभी सवाल नहीं आएगा, ये केस स्टडी / MCQs में पूछा जाएगा। थ्योरी का इसके ऊपर कभी भी सवाल नहीं आएगा। क्लियर है सर हम? अब आते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स। ये आज की क्लास का हमारा आखिरी पॉइंट है, सही है सर। इसके ऊपर भी लिख दें कि ये भी केस स्टडी के लिए, इसके ऊपर भी थ्योरी का। देखो हमें पता होना चाहिए क्या चीज केस स्टडी के लिए, क्या चीज थ्योरी के लिए। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर। सर फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स किस चीज के सब्सक्राइबर्स? मेमोरेंडम के, है ना सर। जब कंपनी बनती है तो कुछ लोग मेमोरेंडम पे साइन करके देते हैं कि हम कंपनी बना रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करते हैं, और वो कब तक चलते हैं?
फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होगी ना तब तक वो होंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर उनको वापस इलेक्शन के थ्रू आना पड़ेगा। सर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कब तक चलते हैं? 3 साल तक बाय मेंबर्स। इनको अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, सही है सर। कब तक चलते हैं? 3 साल। फिर आगे आते हैं नॉमिनी। सर ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? सर नॉमिनी डायरेक्टर होता है, लिख लें, नॉमिनी डायरेक्टर हमने कहा अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट भी हो सकती है ये, और क्रेडिटर भी हो सकता है, सही है सर। या हमने कहा पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। अब सर सुन लें, नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? भाई किसी भी कंपनी के बोर्ड पे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हमारा एक बंदा होना चाहिए। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, आप तो खैर नहीं है, आईकेप की काउंसिल पे इसाक डार साहब थे, पता है आपको? अपॉइंट किया था उनको गवर्नमेंट ने, बोला आईकेप इतना बड़ा इदारा है भाई, उस पर हमारा एक बंदा तो होना चाहिए, पता तो चले क्या कर रहे हो। सर गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्टील मिल तो है ही गवर्नमेंट की, अगर कोई ऐसी बहुत के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे एक गवर्नमेंट का बंदा बैठा हुआ, क्यों? हालांकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी है, मतलब भाई पता तो चले कि तुम अंदर क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। क्रेडिटर्स, अब ये बैंक भी हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सर उसका बंदा, भाई वो बोला मैं आपको लोन तब दूंगा, आप मुझसे लोन ले रहे हो 1 अरब रुपए का, एक शर्त पे कि मेरा बंदा तुम्हारे डायरेक्टर बोर्ड में होगा, हमें बताता तो रहे कि तुम क्या काम कर रहे हो। इसी तरीके से सर पेरेंट कंपनी, अगर एक पेरेंट कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 50% शेयर ज़्यादा कर लिए, तो बोलेगा तुम्हारे डायरेक्टर्स अपॉइंट भी मैं करवाऊंगा, और हो सकता है कि जब तक हो सकता है अभी इलेक्शन करीब ना हो, कुछ भी ना हो, तो एक आध बंदा मेरा फौरन तुम्हारे बोर्ड पे बैठना चाहिए, सही है सर। तो नॉमिनी डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय नॉमिनेटिंग बॉडी, जो नॉमिनेटिंग बॉडीज ये हो गई, फॉर पीरियड एज दे प्लीज, जब तक वो चाहें, इनके लिए कोई 3 साल की पाबंदी, ये इलेक्शन के बगैर, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये क्या हो जाएंगे सर? सिलेक्टेड। तो सर याद रखें, ये तो इस चैप्टर की क्या है हमारी शुरुआत, हर टॉपिक का बताऊंगा कि ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी के लिए। सर खुदारा जो थ्योरी वाले ना उनको अभी समझना जरूर है, थ्योरी में भी मैं ये बताऊंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तो तुझे अच्छे से रट्टा मारना है, या कुछ के ऊपर मैं थ्योरी के ऊपर लिखवाऊंगा कि भाई तूने अगर इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ भी लिया तो इंशाल्लाह जिंदगी में कामयाबी। क्योंकि सर यार देखें, अगर एक चीज़ उसने कोई मुझसे, मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट स्टडी, तुम्हारे पास देखो ऑडिट में बहुत पढ़ने के लिए होगा, बाकी चीज़ों में अगर एक चीज़ इसने 10 मुश्किल से 4 से 5 चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें लिखवाऊंगा कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेना बस। जैसे एक चीज़ मैं करवा चुका हूँ, आर्टिकल्स के कंटेंट्स, ये पढ़ लेना। रट्टे सर अभी से नहीं मारने हो, रट्टे मारोगे भी कब? आखिरी के 15 दिनों में, अगर जिंदगी में होना सर। हाँ किसी को लगता है कि मेरा रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं भूलूंगा नहीं या भूलूंगी नहीं, तो अभी से रट्टा मारना शुरू कर दे भाई, कोई मसले की बात, वरना बाकी लोगों को रट्टे कब मारने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा सर, हम मिलेंगे अगली क्लास होगी हमारी बुध को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।